अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जहां पर गुलाम सरवर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। पर जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। ये रिकॉर्ड में है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए, लेकिन एक बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल पे पहुंचता है तो लैंडिंग गियर फिर ऊपर कर लिया जाता है। ये भी डेटा रिकॉर्डर में ये एंट्री और ये एक्शंस कि 10 नॉटिकल माइल्स पर लैंडिंग गियर खोले गए और 5 नॉटिकल माइल्स पर जहाज के लैंडिंग गियर ऊपर कर दिए गए। जहाज जब लैंडिंग के लिए आया तो उसे रनवे पर एक फ्लेक्सिबल उसे पोजीशन दी जाती है। 1500 से 3000 फुट पर वो टच डाउन कर सकता है। जहाज की रनवे की टोटल लेंथ होती है 11,000 और 1500 से 3 के उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 1500 से लेके 3000 तक वो टच डाउन करना चाहिए, असूलन जो गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन जहाज लैंडिंग गियर के बगैर, ये सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस है, लेकिन जो हकीकत पे मबनी है, ये तो मीडिया में पहले भी चीज़ें चल रही हैं कि विदाउट लैंडिंग गियर्स जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है। और तकरीबन जहाज 3000 से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा। इस रगड़े खाने के बावजूद जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया, उसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उठा लिया। उसे कोई इंस्ट्रक्शंस ना उसने ली ना उसे दी गई। इसमें भी कोताही दोनों साइड से थी। एटीसी की भी कोताही है, कंट्रोल टावर की भी कोताही है कि उसने जहाज को जब इंजन्स पे टच डाउन करते हुए देखा, इंजन से आग निकलते हुए देखी, तो उसे भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल टावर ने पायलट को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यहां कोताही उसकी भी थी और पायलट ने जहाज दोबारा टेक ऑफ कर लिया। जहाज जब दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन डैमेज हो चुके थे। फिर पायलट ने लैंडिंग के लिए दोबारा अप्रोच की इजाज़त चाही, लेकिन बदकिस्मती से जो अप्रोच उसे दी गई, जो हाइट उसे बताई गई, ना वो अप्रोच तक पहुंच सका, ना उस हाइट तक पहुंच सका और सिविल आबादी पर बदकिस्मती से वो जहाज गिर गया। और जिन लोगों की भी हलाकतें हुई, जहाज गिरने के बाद जहाज में आग लगने के बायस हुई। जो 2 सर्वाइवर हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, खुशकिस्मत तरीन है। एक की बात मैं ज़रूर कोट करनी चाहूँगा और जो हकीकत पे मबनी है कि जब उसकी कुर्सी मकान किसी की छत पे गिरी, उसकी पूरी सीट इंक्लूडिंग सीट बेल्ट बांधी हुई, पहले मकान की 3rd स्टोरी पे गिरा, बाल की तरह उछला, 2nd स्टोरी पे आया, बाल की तरह उछला, 1st स्टोरी पे आया, इतने जोर से उसकी, लेकिन वो स्ट्रेट सीट ही पे बैठा रहा, सीट बेल्ट के साथ बैठा रहा। तो जब 1st स्टोरी पे आया तो उस वक्त उसे रेस्क्यू किया गया। मामूली जख्मी था, तो उसने जो पहली बात की, जिन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा
मेरी बात मेरी माँ से कराई जाए। फर्स्ट कॉल उसने माँ को की और माँ को सारा वाक़या बताया और कहा, माँ मैं तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। माँ की दुआओं में इतनी ताकत, और उस बंदे ने रियलाइज़ भी किया। तो सर, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर ATC दोनों ने मरवजा तरीक़ाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज़ के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये सब कुछ बताते हुए दुख भी हो रहा है और मैंने खुद वॉइस रिकॉर्डर से सारी उनकी कन्वर्सेशन सुनी और ख़ासकर आखिरी आधे घंटे की सुनी। और बदकिस्मती से थ्रू आउट कॉकपिट पे जाने से पहले या जाने के बाद और आखिरी अल्फाज 3 बार पायलट के मुंह से या अल्लाह या अल्लाह 3 दफ़ा अल्लाह का नाम लिया गया। लेकिन थ्रू आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में थी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज़्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा, यार मैं मैनेज कर लूँगा, और फिर कोरोना से बात शुरू कर दी। एक ओवर कॉन्फिडेंस था बदकिस्मती से, और वो फोकस नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। और ये बात बताते हुए भी दुख हो रहा है कि जहाज मुकम्मल तौर पे ठीक था और ऑटो लैंडिंग पे लगा हुआ था। ऑटो लैंडिंग से भी पायलट ने डिसएंगेज किया, ऑटो से निकाला, मैनुअल पे लाया, 30 डिग्री पे आना था, 60 डिग्री पे डाइव लगाई। और बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया। मैं तो पायलट के घर भी गया, उसके वालिद, उसके भाई मेरे अच्छे जानने वाले। पायलट की फिटनेस पे, उसकी कारकर्दगी पे, जितनी उसने फ़्लाइट्स की, इंतहाई तजर्बेकार पायलट था। उस फैमिली के साथ एक ताल्लुकात भी थे, अफसोस का इज़हार भी किया। लेकिन ज़्यादा अफसोस इस बात का कि पायलट और को पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस और फोकस न होने से हमें इतने बड़े साने से गुजरना पड़ा। तो जनाब स्पीकर, ये इस वाक़या की इंटरम रिपोर्ट है कि ज़िम्मेदारी क्रू केबिन की भी और ATC की भी बनती है। जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जो हयात हैं और ज़िम्मेदार हैं वो हिसाब किताब से बच नहीं पाएंगे। उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर, इसी साल मुकम्मल रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मैं इसके अलावा जो नियर पास्ट में 4 एक्सीडेंट्स हुए, एक 2010 में इस्लामाबाद ही के अंदर मेरी नज़रों के सामने एयर ब्लू का जहाज़ बरगला की पहाड़ियों से टकराया। दूसरा वाक़या 2012 में इस्लामाबाद ही के गिरदोनवा में
बोजा एयरलाइन की एक फ़्लाइट, ये वाक़या 20 अप्रैल 2012 का था। तीसरा बदकिस्मत वाक़या ATR की एक फ़्लाइट PK605 जो चित्राल से आ रही थी, हवेलियाँ के करीब हादसे का शिकार हुई। और चौथा वाक़या जो गिलगित में भी इस तरह की एक क्रैश लैंडिंग हुई और हाइट से हुई, और ऑलमोस्ट वही गलती जो कराची के वाक़या में हुई पायलट से, वही गलती गिलगित के वाक़या से भी हुई। लेकिन क्रैश लैंडिंग तो हुई, लेकिन गिलगित वाक़या में तमाम पैसेंजर महफूज रहे, जहाज़ तबाह हो गया। वो इंक्वायरी भी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इंक्वायरी इसी साल में वो भी पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोताही या ज़िम्मेदारी पायलट की थी जिसने क्रैश लैंडिंग की। लेकिन जो वाक़या चित्राल फ़्लाइट का है वो खालिस्तन तकनीती नौइयत का है। उसमें पायलट की गलती नहीं थी, उसमें जहाज़ के इंजन्स में कोई तकनीकी ख़राबी थी, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इस जहाज़ के इंजन TSB कंपनी है, कोई कनाडा की, उसने बनाए, अभी तक वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। लेकिन ये भी हमारी कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह अगस्त तक इंक्वायरी इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसी जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनसे वेटिंग के लिए भिजवाई गई है, उसे भी इंशाल्लाह पेश कर दिया जाएगा। लेकिन दो वाक़या, एयर ब्लू का वाक़या, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और बोजा एयर का वाक़या, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ। एयर ब्लू क्रैश occurred because of air crew error of judgment, lack of professional skills, violations of procedures and breaches of flying discipline। ये सर एयर ब्लू के वाक़े में एक कंक्लूजन है, और उसकी सेफ्टी रिकमेंडेशंस इसके अलावा हैं। और इसी तरह बोजा एयर के बारे में जो कंक्लूजन है, cause of accident, Boja Air crash occurred because the aircraft encountered bad weather condition and the air crew took incorrect decisions and violated the procedures. The air crew did not have adequate experience of management of automated flight deck. Their competence skill level lagged, and the operator Boja Air had inadequate system of training, monitoring of performance of the air crew. सर इसमें भी वो गलती थी, वायलेशन थी, सुस्ती थी, मिसमैनेजमेंट थी। ये दोनों हादसे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में हुए, पहले हादसे में 152 लोग शहीद हुए, दूसरे हादसे में 127 लोग शहीद हुए, और ये दोनों जहाज़ों का क्रैश भी पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सर ये सारी रिपोर्ट्स थीं और साथ रिकमेंडेशंस भी थीं। इसी बुनियाद पे हमने पायलट्स के बारे में जानना चाहा कि दुनिया में और भी एयरलाइंस हैं, जैसे दुनिया की बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है, 280 जहाज़ों पे। टर्किश एयरलाइन है, 300 जहाज़ों पे मुश्तमिल उसका फ्लीट है। नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट, कोई ऐसी रिपोर्टेड एक्सीडेंट, एक लैंडिंग में हुआ एमिरेट्स का दुबई में, लेकिन उसमें भी कोई ज़ख्मी या कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। तो सर हमने इस पे जब ये सारी चीज़ें देखी तो कहा कि थोड़ा पायलट्स को भी चेक कर लिया जाए। ये सर दुख के साथ ये बात बतानी पड़ती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था, और उसमें उन्होंने कहा था, हुक्म दिया था कि PIA के बारे में कि PIA के एम्प्लॉयज़ की डिग्रियां चेक करवाई जाए।
एम्प्लॉइज़ में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, उनके पायलट्स भी शामिल थे, ग्राउंड हैंडलर, मैकेनिक्स, टेक्निकल लोग वो भी शामिल थे, और बहुत सारे लोगों की, हो सकता है मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो उसमें कोई गलती ना हो जाए, लेकिन 4 पायलट्स जिनकी डिग्रियां जेली निकली। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। जेली डिग्रियां सियासतदानों पे भी, सरकारी एहलकारों पे भी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अदारों में भी। और सबसे दुख की बात है कि अदारों में भी मेरिट डिमेरिट नहीं देखा जाता। भाई अगर भर्ती किसी को कराना है तो उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफिकेशंस तो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया। लाइसेंसेस के बारे में एक बात तो मैं दावे के साथ अवाम उन्नास के साथ ताल्लुक़ है कि मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, वो LTV हो या HTV हो, ड्राइविंग लाइसेंस किसी इम्तहान देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाता है। ये 90% लाइसेंसेस इसी तरह। और 50 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना, नॉट अ सिंगल। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आ जाओ। सर बदकिस्मती से ये कुछ, अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेकर हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, उसका लाइसेंस भी फेक होता है। कितने दुख की बात है। ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है, बीइंग पाकिस्तानी दुख हो रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जो बात मैं करनी चाह रहा हूं, जो बात मैं करनी चाह रहा हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा। सर पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं, जिसमें PIA भी है, एयरब्लू भी है, सरीन भी है, एक्स शाइन एयरलाइन के भी हैं और कुछ चार्टर प्राइवेट क्लब्स के भी हैं। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है, ये इंक्वायरी जो हमने फरवरी 2019 को शुरू की, एक हाई लेवल की इंक्वायरी बोर्ड बनाया, ग्रेड 22 का ऑफिसर उसे हेड कर रहा था। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। पैसे जैसे होता है आम आदमी के लिए होता है कि पैसे दे के एक डमी कैंडिडेट बिठा दिया जाता है। सर इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी, अदारों की बदकिस्मती क्या होगी। अदारों को पॉलिटिसाइज तो किया गया, अदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। अफसोस ज्यादा इस बात का। तो सर है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात, और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो सर
ये बताना भी ज़रूरी था इसके साथ ही साथ। और सिर्फ ये बता नहीं रहे, इस पे हमने एक्शन भी शुरू करवा दिया जी, और बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आया हूँ। 2 दिन मैंने इसीलिए लिए थे। फर्स्ट फेज़ में 54 केसेस ऐसे थे जिन्हें हमने 54 में से 28 लोगों को शोकस दिए, वो कोर्ट भी गए, लेकिन प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू हैं। 18 लोगों की पर्सनल हियरिंग शोकाज के बाद, और 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर लिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ करें। माफ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ करने वाले नहीं, ऐसे लोगों को माफ करने वाले नहीं। तो एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है उन तमाम लोगों के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई सियासत नहीं होगी, कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, कोर्ट को भी हम फैक्चुअल सूरत हाल बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स भी को भी हालात से आगाही हो गई है, और मैं समझता हूं कि इस इशू को पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान पे। ये कौमी सलामती का मामला है। ये इंक्वायरी बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी है। बिला तफरीक ये एक्शन होगा और उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। और हमारा ये अज़म है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये अज़म है, जितनी मीटिंग्स उन्होंने PIA पे की हैं, पिछले अदवार में तो PIA को प्राइवेटाइज करने की बात होती थी, लेकिन ये फैसला है कि प्राइवेटाइज नहीं होगा, इसकी हमने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। PIA को हमने उन ग्लोरी डेज में लेके जाना है, 60 में इंशाअल्लाह ताला लेके जाना है, 70s में लेके जाना है, 80s में लेके जाना है। और वही रोल, मुझे तो शर्म आती है अब कि एक वक्त वो था कि एमिरेट्स की बुनियाद हम रख रहे हैं, सिंगापुर एयरलाइन की बुनियाद हम रख रहे हैं, उन्हें हम अपने जहाज ऑफर कर रहे हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और आज के दिन सर ये सब कुछ बताते हुए दुख भी होता है, लेकिन अज़म यही है कि इंशाअल्लाह ताला हमने चीज़ों को ठीक करना है, इस मुल्क को ठीक करना है। तो सर यही मेरी मुख्तसरन गुज़ारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का, मैंने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन ये मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जी, कि एक कमिटमेंट थी कि रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने रखनी है और पिछले एक्सीडेंट्स के हवाले से भी बात करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इंक्वायरीज़ की मुकम्मल रिपोर्ट एक बार फिर इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को ज़हमत दूंगा, मुकम्मल रिपोर्ट और एक्शंस के साथ सबमिट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जिम्स इकबाल साहब। आपको बताएं कि गुलाम सरवर खान तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बुरी रिपोर्ट है जो आपके सामने पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तैयारा परवास के लिए 100% ठीक था। जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की इमदाद दी। जिम्मेदार से कहता हूं शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो रही है। तैयारे के दोनों पायलट तजर्बेकार थे। पायलट ने किसी टेक्निकल खराबी की निशानदेही नहीं की। कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट को कहा इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। कंट्रोल टावर और पायलट्स दोनों ने कोताही का मुजाहिरा किया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की आंख मचोली की इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुहाल कर दिया। बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पर माली फवायद उठाने का इल्ज़ाम लगा दिया। सवाल उठाया कि प्लांट को ऑयल पर चलाने, 3 साल में $31 मिलियन की सरमायाकारी और 1300 मेगावाट बिजली इजाफा करने का मुआहदा कहाँ गया। मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया तो के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने बात करने से इनकार कर दिया।
जून का बजट आना था, लेकिन मार्च में एडवांस सब्सिडी दे दी गई है 26 अरब रुपए की के इलेक्ट्रिक को। तलब 3000, जबकि 3400 मेगावाट बिजली मौजूद। फिर लोड शेडिंग क्यों? के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशें क्यों? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान नया दिन के मेहमान बने तो हुक्मरान जमातों पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। अबराज ग्रुप तो इमरान खान को फंडिंग भी करता है। पता चला कि पीपल्स पार्टी में नूरियाबाद में जो इनका प्लांट है, जरदारी साहब का 100 मेगावाट बिजली जो है के इलेक्ट्रिक को फराम करके टोटल बिल मिल जाता है इनको, इसीलिए उसको गैस भी फराम की गई थी और इसके लिए एहतजाज भी हुआ था। तो पता ये चला कि इनके मामलात हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था प्लांट को ऑयल पर चलाने 3 साल में $31 मिलियन की सरमायाकारी और 1300 मेगावाट बिजली इजाफा करने का मुआहदा कहाँ गया? खरबों रुपए खा गया है। 35-40 अरब रुपए तो ये सिर्फ नेशनल ग्रिड से जिनको सस्ती बिजली मिलती है और महंगा हमको देते हैं, उससे कमाते हैं। 2005 में इस इदारे को जो KESC था 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अब हुआ ये कि 20 अरब, 25 अरब, 75 अरब रुपए तक की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी है, जो प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं अबराज ग्रुप के CEO लंदन में गिरफ्तार हैं, लेकिन हुक्मरानों की उनसे दोस्तियां खत्म नहीं होती। चीफ जस्टिस को इसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। कराची के सियासी वर्करों को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी जमातों का एहतसाब करें। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख ने अमीर जमात इस्लामी कराची के इल्जामात की तरदीद कर दी। समा से गुफ्तगू में कहा वो तो किसी अबराज ग्रुप को जानते ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पता है। यकीनन हाफिज नईमुर रहमान को कोई गलत फहमी हुई होगी। ये उनको कोई गलत फहमी की बुनियाद पे उन्होंने इस तरह की बात की है। और अबराज ग्रुप पीपल्स पार्टी को या किसी सियासी पार्टी को क्या सपोर्ट करेगा, कम अज कम मेरे नोटिस में नहीं है। और जहाँ तक मेरी इत्तला है ये खबर भी सही नहीं है और उनको किसी गलत फहमी की बुनियाद पे खबर है। और देखें, हम के इलेक्ट्रिक की जो अपना सिलसिला है वो कोई प्राइवेट ग्रुप है या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनको चलाते हैं, हम तो उनको जानते हैं, जो भी हमारे पास उनकी इंतजामिया है। लेकिन मैंने किसी अबराज ग्रुप को या किसी को मैं भी नहीं जानता और न ही इस तरह की कोई सूरत हाल मेरे नोटिस पर है। मैं समझता हूँ कि वो किसी गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है और मैं समझता हूँ अगर तफसील में जाएंगे तो उनको मालूम हो जाएगा। और मैं तरदीद करता हूँ इस चीज़ की, अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ की है तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तरदीद करता हूँ। PTI रहनुमा अलीम आदिल शेख ने अमीर जमात इस्लामी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। समा से बात करते हुए कहा करप्शन PTI का कल्चर नहीं, माली फवायद का इल्जाम लगाकर चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सब झूठ है, लग़्व है और पता नहीं नकवी कौन है, कहाँ है, किस PTI के इलेक्ट्रिक के नकवी की बात कर रहे हैं, वो तो पता नहीं जेल में पड़ा 17-18 से। हमारा कोई रिश्तेदार के इलेक्ट्रिक में मुलाजमत नहीं करता। जिस अंदाज से पहले आपने बताया जहाँ सिंध के हुक्मरान वहाँ हिस्सेदार रहे हैं, सिंध से ताल्लुक रखने वाली पार्टी आपको पता है बड़े बड़े फायदे लेती रही है। हमारे एक कल्चर नहीं है। हाफिज साहब ने ठीक है सियासत करनी है, उनका कराची के लोगों ने इनकी जमात को रद्द कर दिया है सियासी तौर पर। अब उन्होंने जिंदा रहने के लिए इसी किस्म की बात करनी है, माली फवायद देने का, करप्शन का इल्जाम लगाना, ये चूरन इनका दिखेगा नहीं। दुनिया जानती है कि PTI ने ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मतलब गधे घोड़े को एक साथ बांधना, मुझे अफसोस है। और अभी आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली गायब होने पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लोड शेडिंग बढ़ाने के लिए फर्नेस ऑयल के बाद गैस की किल्लत का बहाना बनाने पर सुई गैस ने भी आईना दिखा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। एक तो बिजली नहीं आती, उस पर सितम ये कि ओवर बिलिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर आवाम का दिन का चैन और रात का सुकून गारत कर दिया। रातों को देखो वो बंद कर रहेंगे, बच्चे ऐसे बिलग रहेंगे लाइटों की वजह से। दिन में वो 12 13 घंटे के लिए बंद, सारा दिन ऐसी हो जाता है कि बंद कर रहेंगे ये लोग। समझ से बाहर हो गया हम लोगों के तो बहुत ही ज्यादा। 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल मतलब ये हम आते हैं यहाँ, ये लोग भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। बेसिक इंतहा ये कि फर्नेस ऑयल की कमी का रोना रोने वाली के इलेक्ट्रिक अब गैस की किल्लत का भी बहाना बनाने लगी। SSGC ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। के इलेक्ट्रिक का ये कहना कि गैस कम दे रहे हैं तो ये गलत है, बिकॉज हम इस वक्त भी एज ऑफ टुडे इनको ज्यादा गैस दे रहे हैं जो कि उनकी नॉर्मल डिमांड होती है। PSO पहले ही वाजे कर चुका है कि के इलेक्ट्रिक को मई में 50,000 मैट्रिक टन के बजाय 64,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल फराहम किया गया था। हुकूमत सिंध ने सख्त एक्शन लेने का वादा तो किया, मगर वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची।
कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। लायंस एरिया और एबीसीनिया के मकीन एहतजाज करते हुए के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने कुछ देर कबल चारा कायदीन को ब्लॉक कर दिया था। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए। देखिए, लोड शेडिंग से सताए लोगों का अब जो है सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। एबीसीनिया और लायंस एरिया के जो रिहायशी हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। मैं इस वक्त शहर कायदीन पर मौजूद हूँ, जहाँ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आपको कासिम दिखाएगा कि इस वक्त यहाँ पर इलाका मकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने जो ट्रैफिक के लिए सड़क को बंद कर दिया है। मुज़ाकरात का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस और रेंजर्स के जो काम है यहाँ पर मौजूद हैं, मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इलाका मकीनों का कहना है कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। खैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है 12 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। 16 घंटे भी रोजाना जो है लाइट ले ली जाती है। इनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। इनका कहना है कि अब तक यहाँ पर कोई के इलेक्ट्रिक का जो नुमाइंदा है उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। ये मुतालबा करते हैं कि अगर उनका जो है मुतालबात नहीं माने गए, लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम नहीं किया गया, तो ये एहतजाज जो है जारी रखेंगे। अभी इन्होंने एक रोड बंद किया है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर दूसरा रोड बंद कर देंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी शाहनवाज अली, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में अब वक्त एक ब्रेक का, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट के हवाले से डिस्कशन करेंगे और इस पर ज्वाइन किया हमें सुल्तान महमूद हाली साहब ने, एविएशन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि पायलट और कंट्रोल टावर की कोताही सामने आई है। पायलट्स कंट्रोल टावर की हिदायत नज़रअंदाज करें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये तो चूँकि इंसानी जानों का मामला है तो इसलिए इसमें ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है। जो पायलट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम पायलट जो मुसाफिर हैं जहाँ तैयारे के ऊपर उनको बखैर आफियत पहुँचाना, और उसके लिए तमाम जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और जो कंट्रोल टावर की हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करना। और कंट्रोल टावर की जिम्मेदारी बनती है कि तैयारे को बहिफाजत ज़मीन के ऊपर उतरवा देना और उसके ऊपर निगाह रखना और ये देखना कि वो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को जो है उनके ऊपर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर दोनों में से किसी एक की या इस सूरत हाल में जहाँ दोनों की कोताही नजर आ रही है तो इनके ऊपर तो ये क्रिमिनल मुकदमा बन सकता है। अच्छा। पायलट तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो जमीनी हमला है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, उनके ऊपर बिल्कुल ये मुकदमा बनता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इस तरह की नेग्लिजेंस के ऊपर तो ये मुकदमा बनता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कौमी एयरलाइन में पायलट्स की जाली डिग्रियों का भी इंकशाफ सामने आया है। पायलट्स के लाइसेंस भी मेरिट के बरखिलाफ है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस मौजू के ऊपर तो आपने खुद बहुत तफसीली प्रोग्राम किया था मेरे ख्याल है कि साल भर पहले, और आपने मुझे दावत दी थी जिसके ऊपर एक और जो है इनके पैल्पा के या किसी के हेड भी थे, वो ये उनका ये कहना था कि पायलट्स के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया तो अगर डिग्री जाली भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर एक चीज़ की बुनियाद ही जो है वो जाली डिग्री के ऊपर है तो उसी का असर पड़ता है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी। और मेरा तो ख्याल है कि अब PIA को बहुत ही संजीदगी से तमाम जो अमला है उसकी डिग्रियों का जांच पड़ताल करनी चाहिए और जिसकी भी जाली है उसको तो अलविदा कह देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिसकी भी जाली डिग्री है उसको तो अलविदा कह देना चाहिए, लेकिन अभी भी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है गुलाम सरवर साहब ने, तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोस होता है हमें कि 260 पायलट्स ऐसे थे जो एग्जामिनेशन में बैठे और उनके जो एग्जाम्स हैं वो किसी और ने दिए हैं। तो ये तो बड़ा अलमिया है सुल्तान साहब। मतलब ये कि अगर आपके इल्म में है कि इतने लोगों ने जो है उनकी जगह प्रॉक्सी बैठ रहे हैं और दूसरे लोग इम्तिहान दे रहे हैं, तो क्या वो जहाज भी वो दूसरे प्रॉक्सी लोग आकर के उड़ाएंगे? ये तो बहुत ही बड़ा जुर्म है और इसके ऊपर जितनी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब जो है वो तहकीकात का आगाज होगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरीज होंगी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। पता नहीं, आप जैसे टीवी चैनल तो इसके ऊपर साल भर से बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अब तक क्यों नहीं, क्या हम हादसे का क्यों इंतजार करते हैं कि कीमती इंसानी जाने जाएं तो फिर हम तहकीकात का इंतजाम करें? चले अभी भी कर लें, ज्यादा देर नहीं हुई, हालांकि इतनी कीमती जाने ज़ाया तो हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, और ये साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी एम्फसाइज किया कि यहाँ तो 6-6 साल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, हम तो फिर भी अबूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। चले, वो अच्छी बात है, इन्होंने किया है, लेकिन इससे कम से कम एक मिसाल तो कायम हो गई ना कि
उबरू रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई, लेकिन इसके ऊपर जो है असल चीज़ ये है कि अब आप इसके ऊपर इक़दाम क्या उठाते हैं और ये कैसे इस बात का यकीन दिलाएंगे अवाम को, मुल्क को और लोगों को, खुसूसन उनके जिनके जाने गई हैं उनके लवाहिकीन को, कि आइंदा इस किस्म की कोताही नहीं होगी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुल्तान महमूद हाली एविएशन एक्सपर्ट समा से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त की समाअत। डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी जस्टिस उमर सियाल में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डॉक्टर फौजिया ने कहा आफिया की वापसी से मुतालिक विफाक कोई इक़दाम नहीं कर रहा। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट अमरीकी सदर को हुक्म दे कि जेलों से मुलजिमान रिहा करे। डॉक्टर आफिया का मामला आलमी है, सिंध हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? देखिए, पेशरफ तो कोई नहीं हो सकी, मगर काफ़ी जज्बाती मनाजिर अदालत में देखने में आए, क्योंकि डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो खुद भी दरख्वास्त गुजार हैं, तो उन काफ़ी जज्बाती हो गई थी और इस हवाले से तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ उनके और अदालत के दरमियान। उनका ये कहना था कि इन सूरत हाल में जहाँ बेशतर अब दर्जनों अमवात हो रही हैं रोज़ाना अमरीका में, डॉक्टर आफिया की भी मौत का खदशा है और अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर आफिया जाँ बहक हो गई तो उनकी लाश भी अमरीका नहीं देगा। जिस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या सिंध हाई कोर्ट अमरीकी सदर को ये हुक्म दे कि वो अपने कैदियों को रिहा करे। ऐसा कौन सा कानून है कि सिंध हाई कोर्ट अमरीकी या बैन अवी मामलात में मुदाखलत कर सकती है। जिस पर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का ये कहना था कि कई ऐसे मुआहदे मौजूद हैं और कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त कर सकती है, ताहम इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ताहम अदालत ने समाअत मुलतवी की है, गर्मियों की तातीलात के बाद समाअत की जाएगी। फिलहाल अदालत ने इस हवाले से कोई अहकाम जारी नहीं किए। ठीक है, इरफान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ रहिए।